हेलो एवरीवन। तो जब भी हम इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। लेकिन लंबे समय से इस ग्लोबल एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स का ये मानना था कि क्वाड सिर्फ एक टॉक शॉप है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बड़े बड़े नेता मिलते हैं, भाषण देते हैं, पर जमीन पर कुछ बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ कि क्वाड में 4 कंट्रीज कौन कौन सी है। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। दिल्ली समिट के इस डीक्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्वेड अब सिर्फ बातों से निकलकर जमीन पर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के एक मैसिव ऑपरेशनल फेज में एंटर कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम इस ब्लूप्रिंट के हर एक सीक्रेट लेयर, हर एक कोऑर्डिनेट और उस 5 पॉइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को बारीकी से डिकोड करेंगे जो चाइना के डोमिनेशन को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वाड के इस हाई टेक मिलिट्री और इकोनॉमिक मास्टर प्लान का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए पहले इसका बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा, जिसको हमने कहा है द अवेकनिंग ऑफ क्वाड। इसका क्या मतलब है? यानी कि क्वाड का जो आज का रूप है वो अचानक नहीं बना, पिछले 20 सालों की एक लंबी हिस्ट्री है जो 4 बड़े स्टेप्स में चली है। पहला है ईयर 2024, यानी कि सुनामी रिलीफ। इसकी असली शुरुआत तब हुई जब इंडियन ओशन में आई भयानक सुनामी डिजास्टर के बाद इन चारों देशों की नेवीज ने पहली बार एक साथ मिलकर ह्यूमैनिटेरियन नेवल कॉपरेशन किया। ईयर 2027 इनिशियल प्रपोजल, यानी कि जापान के लेट पीएम शिंजो आबे ने इस 4 नेशन डेमोक्रेटिक डायलॉग का एक साथ एक इनिशियल कंसेप्चुअलाइजेशन रखा, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से यह जल्द ही स्टॉल हो गया, यानी कि ठंडा पड़ गया। ईयर 2027, यानी कि 10 साल बाद, ईयर 2017 सॉरी, 10 साल बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस ग्रुप को फिर से जिंदा किया गया और इसका डायरेक्ट ट्रिगर था चाइनीज एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म। और ईयर 2024 में द दिल्ली पिवट, यानी कि दिल्ली समिट में जब इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब कंसल्टेशन का दौर खत्म हो चुका है। अब हम एक कॉन्क्रीट हैवी फंडेड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में एंटर कर चुके हैं। ये डायलॉग टू डिलीवरी का सबसे बड़ा शिफ्ट है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि क्वाड को इतनी तेजी से एक्टिवेट होना पड़ा। इसके पीछे जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसे इस ब्लूप्रिंट में द दिल्ली इम्पेरेटिव का नाम दिया गया है। हम इस समय एक ऐसी मल्टी डोमेन थ्रेट लैंडस्केप के बीच में खड़े हैं जहां 3 बड़े संकट एक साथ सामने हैं। पहला है एनर्जी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एनर्जी डिसरप्शन। मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी और ईरान क्राइसिस ने हमारे वाइटल शिपिंग लेन्स जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत बड़ा खतरा पहुंचाया है, जहां से ग्लोबल ऑयल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। दूसरा है चाइनीज असर्टिवनेस। चाइनीज असर्टिवनेस क्या है कि साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेसिव मिलिट्री मैन्यूवर्स और उनका चल रहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेवल इंसर्कलमेंट, यानी कि भारत को समुद्र में घेरने की रणनीति अब एक बहुत बड़ा डायरेक्ट थ्रेट बन चुका है। तीसरा है सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक, रेड सी में चल रही हouthi पिरेसी और रशिया यूक्रेन वॉर ने दिखा दिया कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी कमजोर और फ्रेजाइल है। इस क्रिटिकल जंक्चर को आकर क्वेड ने अपना 5 पॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेड की सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान, दैट इज एक्शन प्लान 1, जिसको है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, पहला है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसे इस ब्लूप्रिंट में द आईज, यानी कि अलायंस की आंखें कहा गया है। इस इनिशिएटिव का टारगेट बहुत साफ है। इस वास्ट इकोनॉमी थ्रेड के अंदर हर एक थ्रेड को रियल टाइम में मॉनिटर करना। दोस्तों, डेटा और ज्योग्राफी का सच समझिए। दुनिया का लगभग 60% मैरीटाइम ट्रेड इसी इंडो पैसिफिक वाटर से होकर गुजरता है। साथ ही पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर ट्रेड भी इन्हीं सी लेन्स पर डिपेंड है। इस पूरे मूवमेंट को सिक्योर करने के लिए क्वाड ने कोऑर्डिनेट 10 डिग्री नॉर्थ
140 डिग्री ईस्ट के आसपास अपने एडवांस एसेट्स डिप्लॉय किए हैं, जिसमें स्पेस सैटेलाइट्स, लॉन्ग रेंज यूएवीज, ड्रोन्स और सब सरफेस डीप ओशन सेंसर्स शामिल है। अब इसका सबसे बड़ा फीचर है रियल टाइम डेटा फ्यूजन। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा क्या है? रियल टाइम डेटा फ्यूजन, यानी कि ये सिस्टम एआईएस यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एसएआर सिंथेटिक अपर्चर रडार, ईएलआईएनटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और एसीआईएनटी यानी कि अकाउंटिस्ट इंटेलिजेंस को एक साथ फ्यूज करता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई मिस्टीरियस शिप या सबमरीन मलाक्का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या हमारे अंडमान एंड निकोबार और डियोगो गार्किया के पास से निकलने की कोशिश करेगी तो उसकी हर एक मूवमेंट रियल टाइम में ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया। पहले क्या होता था दोस्तों, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश समुद्र में थ्रेट ट्रैकिंग अलग अलग आइसोलेटेड तरीके से करते थे, लेकिन चाइना जिस तरह के मल्टी लेयर्ड वेक्टर्स का यूज कर रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी में उनके आर्टिफिशियल आइलैंड्स, उनकी अग्रेसिव कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस, उनके डीप सी सबमरीन्स और उनकी मिस्टीरियस इलीगल फिशिंग फ्लीट, उन्हें आइसोलेटेड तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्वाड ने लॉन्च किया है यूनिफाइड इंटेलिजेंस ग्रिड। इस ग्रिड में अब चारों देशों के बीच सैटेलाइट डेटा शेयरिंग डायरेक्टली रियल टाइम में होती है। एक कॉमन मैरीटाइम डेटाबेस बनाया गया है जहां हर शिप का रिकॉर्ड है। रियल टाइम इंटर सिंक और इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम्स एक साथ लिंक किए गए हैं और कोऑर्डिनेटेड नेवल पेट्रोल्स के साथ साथ अंडर वाटर अकाउस्टिक मॉनिटरिंग को लगाया गया है। यानी अब समुद्र में कोई भी ग्रे जोन वॉरफेयर या छिप कर हमला करना चाइना के लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। सेकेंड एक्शन प्लान है द फुटहोल्ड। फुटहोल्ड में क्या है कि ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेक थ्रू है। ठीक है, जिसे इस ब्लूप्रिंट में हमने फुटहोल्ड कहा है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक नियम है, पोर्ट्स अब सिर्फ कमर्शियल एसेट्स नहीं है, वो ऐसे चौक पॉइंट्स है जो डायरेक्टली नेवल एक्सेस और ट्रेड कंट्रोल देते हैं। इस समय पैसिफिक आइलैंड चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन और उनके इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा टारगेट है। इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्वाड ने अपनी हिस्ट्री का सबसे पहला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड किया है, दैट इज सुआ पोर्ट इन फिजी। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए अब इस टेबल को समझते हैं कि कैसे क्वाड का ये मॉडल चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को हमेशा के लिए ध्वस्त कर रहा है। चाइना जहां डेट ट्रेप यानी कि कर्ज के जाल में फंसा कर देशों के पोर्ट्स हथिया लेता है, वहीं क्वाड एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग दे रहा है। चाइना के पोर्ट्स डुअल यूज होते हैं, ठीक है, यानी दिखने में कमर्शियल पर अंदर से मिलिट्री बेस, जैसे ग्वादर या हम्बनटोटा। इसके उल्टे क्वाड के पोर्ट्स स्मार्ट टेक, डिजिटल लॉजिस्टिक और कंप्लीटली साइबर सिक्योर एसेट्स होते हैं, जो बिना उन देश की सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाए डेवलप किए जा रहे हैं। अगला मुख्य पिलर है हमारा द एनर्जी सिक्योरिटी, जिसे रिपोर्ट में ब्लड लाइन यानी कि अलायंस की रगनस कहा गया है। अब ये क्या है? क्योंकि अगर एनर्जी सप्लाई रुक गई तो पूरे देश की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। इसीलिए 4 बड़े मैकेनिज्म बनाए गए हैं। पहला है LNG कोऑर्डिनेशन। एशियन अलायंस जैसे इंडिया और जापान, जो एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंड है, उनके बीच लिक्विड नेचुरल गैस रिजर्व को सिंक्रोनाइज करना। फिर है फ्यूल स्टोरेज कॉर्पोरेशन। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए 90 डेज का शेयर्ड इमरजेंसी फ्यूल स्टॉकपाइल टारगेट खड़ा करना। फिर है सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या है कि हायर रिस्क सिंगल सप्लायर्स पर से डिपेंडेंसी हटाकर अलग अलग सिक्योर रूट से फ्यूल मंगवाना। फिर है रूट रीइंफोर्समेंट, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और इंपॉर्टेंट मेरीटाइम डिफेंस चैनल्स में पेट्रोल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर ट्रांसपोर्ट लेन्स को सिक्योर रखना। इस पूरे फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज करने के लिए इस साल यूनाइटेड स्टेट्स के एक डेडिकेटेड क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम, ठीक है, को होस्ट करने जा रहा है।
कौन होस्ट करेगा इस चीज को लिखना कि क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फॉर्म कौन होस्ट करेगा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए अब आते हैं उस एसेट्स पर जिसके बिना मॉडर्न टेक चल ही नहीं सकती, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसको हमने बोला है द मसल। ठीक है, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया के रेयर अर्थ रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का लगभग 80 से 90% कैपेसिटी अकेला चाइना कंट्रोल करता है। इस मोनोपोली को चाइना ने हाल ही में एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाकर वेपनाइज करना शुरू कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में अलार्म बेल बज चुकी है। दोस्तों, चाहे ईवी बैटरीज बनानी हो, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स हो या मॉडर्न हाइपरसोनिक मिलिट्री मिसाइल्स, हमें लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अगर चाइना ने इस चॉक पॉइंट फनल को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की एडवांस इकोनॉमी और वॉरफेयर सिस्टम ठप हो जाएगा। इसलिए क्वाड अब माइनिंग और प्रोसेसिंग पार्टनरशिप लॉन्च कर रहा है ताकि इस चाइनीज मोनोपोली को कंप्लीटली तोड़ा जा सके और क्रिटिकल मिनरल की रिसोर्स इंडिपेंडेंसी सिक्योर की जा सके। ठीक है, फिर इस पूरे स्ट्रेटेजी का आखिरी पिलर है एक्शन नंबर 5, दैट इज सप्लाई चेन रेजिलेंस, जिसे अलायंस का नर्वस सिस्टम कहा गया है। अभी नर्वस सिस्टम क्या है? ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स में अब हम टोटल डीकपलिंग यानी कि चाइना से पूरा रिश्ता तोड़ना ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाइना प्लस वन वेब के जरिए अपनी प्रोडक्शन को ट्रस्टेड हब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पुराना सिस्टम बहुत फ्रेजाइल था क्योंकि सारा रॉ मटेरियल पहले चाइना जाता था और वहां से ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल सिंगल पॉइंट फेलियर रिस्क था। अब नए सिस्टम में 5 यानी कि इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड हब्स बनाए गए हैं। कौन कौन से, इन चीजों को याद रखना कि ये 5 इंपॉर्टेंट हब्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है इंडिया, फिर सेकंड है वियतनाम, फिर है मैक्सिको, फिर है इंडोनेशिया एंड थर्ड है देन फिफ्थ है देन जापान। ठीक है, ये जो 5 है ये इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड हब्स है। इन ट्रस्टेड हब्स के अंदर 5 बड़े पिलर खड़े किए गए हैं, किए जा रहे हैं, अभी हुए नहीं है, होगा। सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन 5G और 6G, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और फर्टिलाइजर्स। इस मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन को सिक्योर करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर कल को कोई बड़ा ग्लोबल शॉक या ब्लैक स्वॉन इवेंट आए तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमीज रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये समझ आया आपको? चलिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की पोजीशन की। ठीक है, इस पूरे ब्लूप्रिंट में इंडिया इज द स्ट्रेटेजिक एपिक सेंटर। भारत के ये 3 बड़े रूल्स हैं। पहला है ज्योग्राफिक एंकर। ठीक है, भारत वेस्टर्न इंडियन ओशियन को ब्रिज करता है, जिसे जापान और ऑस्ट्रेलिया को इस क्रूशियल रीजन में एक्सटेंडेड नेवल रीच और एक्सेस मिलता है। सेकंड है बैलेंसर, यानी कि भारत की एक मैसिव नेवी है, चाइना के साथ एक बड़ी 3488 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर कांटेक्ट है और एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। ये सब मिलकर यूएस के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट तैयार करते हैं। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन। भारत क्वाड की इनिशिएटिव्स का फायदा उठाकर दुनिया का अगला सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पिल्स इनसर्कलमेंट थ्रेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्वाड के मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क का पूरा यूज तो कर रहा है, पर इसके साथ ही भारत अपनी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखता है। भारत किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट पर काम करेगा। आई बात समझ में? फिर दोस्तों, एक बेहतरीन एनालिसिस तब तक पूरा नहीं होता है जब उसकी कमजोरियां और कॉन्स्टेंट्स को ना समझे। क्वाड के अंदर हर एक देश की अपनी कुछ इंटरनल लिमिटेशंस और कमजोरियां हैं, जैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया के लिए बात करें तो जैसे कि इंडिया का मैंने बताया कि भारत हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी देगा और कभी भी किसी फॉर्मल बाइंडिंग मिलिट्री ट्रीटी में साइन नहीं करेगा। जापान अपने संविधान के आर्टिकल 9 के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट से बंधा हुआ है, जो उन्हें अग्रेसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और फुल स्केल वॉरफेयर से लीगली लिमिट करता है।
फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी और ट्रेड अभी भी काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है, जो उन्हें सप्लाई चेन में कमजोर बनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है कि यूएस इस समय मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ है, जिससे उनका रिसोर्स स्ट्रेच काफी हाई है, और उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज की जो मतलब कि अनप्रिडिक्टेबली बनी रही है, मतलब कि पता नहीं है कि उनके आगे क्या होगा। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि अगर हम नाटो से कंपेयर करें, तो नाटो के पास एक ऑटोमेटिक आर्टिकल 5 इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। चाइना के बीआरआई के पास $1 ट्रिलियन का स्टेट फंडिंग सपोर्ट है, लेकिन क्वेड के पास अभी तक कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, और उन्हें फाइनेंशियल फंडिंग में स्केल अप करने के लिए सिवियर हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, फाइनल इंटेलिजेंस रीड आउट क्या होता है, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, ये जो 5 अलग अलग एक्शन हमने देखे हैं, ये कोई आइसोलेटेड पॉलिसीज नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड लेयर्स है, एक ऐसी जैसे यूनिफाइड नेट, ठीक है, यानी कि सुरक्षा जाल, यूनिफाइड नेट के लिए, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को न्यूट्रलाइज कर सके, ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के 60% हिस्से को सिक्योर रख सके, और एक स्ट्रक्चरली रेजिलियंट इकोनॉमिक थ्रेटर खड़ा कर सके। क्वेड अब सिर्फ एक यानी कि भाषण देने वाला डायलॉग नहीं है, ये कल के इंडो पैसिफिक का हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बन चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस पूरी रिपोर्ट को अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कुछ कमी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर बात करें इनमें से कुछ पूछे जाने वाले सवालों की, तो जैसे कि एक सवाल ये बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुआ पोर्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट किस क्षेत्र में स्थित है और उसका फंडिंग सोर्स क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये है। क्वेड देशों द्वारा लॉन्च किए गए अलायंस वाइड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का टारगेट डेडलाइन क्या सेट किया गया है, ये भी बताना मुझे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। बाकी मेंस में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में, पहला ये हो सकता है कि क्वेड का दिल्ली समिट एक सिंबॉलिक ग्रुपिंग से निकलकर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क की तरह एक डेफिनेटिव पिवट दर्शाता है, ठीक है। तो इसे क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और उनकी रेयर अर्थ मिनरल मोनोपोली को काउंटर करने में क्वेड के मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और चाइना प्लस वन वेब के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बताइए। तो ये था वीडियो, ये क्वेश्चंस है, ये मेंस के क्वेश्चंस है, ठीक है। आप इनको अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करना। और ये जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, वो वन वर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी एंड जो रेलवेज होता है, उनमें ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो दोस्तों, ये था क्वाड के इस मेगा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट का कंप्लीट मल्टी डायमेंशनल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो थॉट्स हैं उनको कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले बर्निंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय